प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास हिंदी मुख्य पुस्तक सृजन के अध्याय 8 की कविता है कविता के बहाने, और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इसका अध्ययन करेंगे। कविता के बहाने कुंवर नारायण की काव्य कृति इन दिनों से ली गई है। कुंवर नारायण की काव्य कृति का नाम है इन दिनों, और इन दिनों से ही ये कविता के बहाने जो कविता है वो ली गई है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, इन दिनों बहाने बनाने लग गए हो, तो बहाने वाली कविता इन दिनों काव्य कृति से ली गई है। कुंवर नारायण की बात करें तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद की स्थापना की, और तीसरा जो सप्तक है वहाँ से ये कुंवर नारायण हमारे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी कविता है कविता के बहाने। इसका हम भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले तो इस कविता का हम वाचन कर लेते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ बच्चे के जानने की बात हो रही है, बच्चा ही जाने। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस कविता में एक पंक्ति बहुत बड़ी है, दूसरी उससे थोड़ी और बड़ी है, तीसरी छोटी है, तीसरी चौथी उससे थोड़ी बड़ी है। अगर देखें तो पंक्तियाँ छोटी और बड़ी नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में किसी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है, ये छंद मुक्त कविता है और प्रयोगवाद से संबंधित कविता है। जैसा कि हमने अभी कुंवर नारायण का परिचय दिया था, वहाँ हमने सीखा था कि ये प्रयोगवाद से संबंधित कविता है और छंद मुक्त है। उपमेय उपमानों का इसमें प्रयोग है, नए तरह के इसमें उपमान दिए गए हैं। पहला जो पद है इसमें कविता की उड़ान की तुलना की गई है चिड़िया की उड़ान से। कविता की जो उड़ान है उसे हम कह सकते हैं कल्पना रूपी। कविता की जो उड़ान है वह होती है कल्पना रूपी। वास्तव में कविता नहीं उड़ती, कविता अगर कहीं पर जाती है, गति करती है, तो केवल अपनी कल्पना से, कल्पना शक्ति से, और चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है। तो चिड़िया की उड़ान और कविता में जो कल्पना रूपी उड़ान होती है, इनकी तुलना इस पहले पद में की गई है। और तुलना करने पर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो बहुत सीमित होती है, क्योंकि चिड़िया बाहर या फिर अंदर इस घर से किसी दूसरे घर तक उड़ सकती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। लेकिन कविता में तो कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, और कविता कुछ ही क्षणों में कवि अपनी कल्पना से उस कविता को स्वर्ग में, चंद्रमा पर या विदेश में या पहाड़ पर कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए कल्पना रूपी उड़ान को असीमित बताया गया है। चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता में कल्पना रूपी उड़ान असीमित होती है।
ये पहले पद में कवि ने बताने का प्रयास किया है। देखते हैं। कविता एक उड़ान है। उड़ान का अर्थ यहाँ कल्पना रूपी उड़ान से है। चिड़िया के बहाने, जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है, जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है, उसी प्रकार कविता में भी एक कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की उड़ान वही कल्पना रूपी, कविता की जो कल्पना रूपी उड़ान है, चिड़िया क्या जाने, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी प्रयुक्त किया गया है, अर्थात इसके अर्थ में हम नहीं का यूज करेंगे। चिड़िया क्या जाने अर्थात चिड़िया उसे नहीं जान सकती है। कविता की कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की उस कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। क्यों नहीं जान सकती है, वो आगे बताया है। बाहर भीतर, ये हम चिड़िया की बात कर रहे हैं यहां पर, कि चिड़िया बाहर और भीतर का अर्थ है अंदर। चिड़िया बाहर और अंदर उड़ सकती है। इस घर से उस घर तक उड़ सकती है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ हुआ, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक उड़ सकती है। अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वह सीमित है। लेकिन कविता में पंख कौन से, वही कल्पना रूपी। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है। कल्पना से कविता कहीं भी जा सकती है, कहीं भी गति कर सकती है, कहीं भी उड़ सकती है। तो कविता की कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है। चिड़िया क्या जाने, फिर से वही बात जो ऊपर बात आई थी वही आ गई, नहीं जोड़ेंगे अर्थ में, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। अब प्रश्न पूछ ले कि चिड़िया कविता की कल्पना रूपी उड़ान को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि चिड़िया बाहर भीतर, इस घर से उस घर तक ही उड़ सकती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, लेकिन कल्पना रूपी पंख कविता में लगे होते हैं, उसकी उड़ान असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित है, इसलिए वह चिड़िया उस कविता की कल्पना रूपी उड़ान को नहीं जान सकती है। एक बार वापस से देखते हैं। जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, उसी प्रकार कविता में कल्पना रूपी उड़ान होती है। कविता की उस कल्पना रूपी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है। चिड़िया बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित है। कविता के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, इसलिए उसकी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान सकती है। अगर यहाँ से प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, पंक्ति का आशय क्या है?
तो केवल हम अर्थ ही नहीं लिखेंगे कि चिड़िया के कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, उसकी उड़ान असीमित है। आशय का अर्थ है ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे कवि और क्या कहना चाहते हैं वह भी हमें लिखना पड़ेगा। अर्थात हम इस पद की मुख्य बात भी इसके साथ लिखेंगे। इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि चिड़िया और कविता की कल्पना रूपी उड़ान की यहाँ तुलना की गई है, और कवि ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया बाहर और अंदर इस घर से उस घर तक उड़ सकती है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की कल्पना रूपी पंख लगे होते हैं, उसकी उड़ान असीमित होती है, जिसे चिड़िया नहीं जान पाती है। ये पूरी बात हमें लिखनी पड़ेगी। अब जैसे पहले पद में चिड़िया की उड़ान की तुलना कविता की उड़ान से की गई है, ठीक उसी प्रकार इस दूसरे पद में फूलों की महक की तुलना कविता की महक से की गई है। और ठीक वैसे ही बता गया कि फूलों की महक सीमित है, जबकि कविता में जो महक है, खिलना का अर्थ यहाँ महक ही है, और कविता में जो महक है वो भाव सौंदर्य रूपी महक है। तो कविता में भाव सौंदर्य रूपी जो महक है उसकी तुलना फूलों की महक से की गई है, और बताया गया है कि फूलों की महक सीमित होती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है या कुछ दूरी तक ही पहुंच पाती है, इसलिए वो सीमित है, जबकि कविता में भाव सौंदर्य रूपी महक है वो कभी नष्ट ही नहीं होती है, असीमित है। तो देखते हैं भावार्थ। फूलों के बहाने, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूलों में महक होती है, जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ अर्थ करेंगे। जैसे ऊपर पद में अर्थ हुआ है ठीक वैसे की वैसे, जिस प्रकार फूलों में महक होती है उसी प्रकार कविता में एक भाव सौंदर्य रूपी महक होती है। जिस प्रकार फूलों में महक होती है उसी प्रकार कविता में एक भाव सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की खिलना का अर्थ है महक, और कौन सी? भाव सौंदर्य रूपी। कविता की जो भाव सौंदर्य रूपी महक है उसे फूल नहीं जान सकते हैं। कविता में भाव सौंदर्य रूपी जो महक होती है, लिखा है फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? वही बात है कि फूलों की महक सीमित है। कैसे हैं? बाहर भीतर, ये फूलों की महक की बात हो रही है। फूलों की महक बाहर और अंदर, जहाँ ये पौधा लगा हुआ है वहाँ, या फिर हवा के साथ घर के बाहर तक, तो बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक ही पहुँच सकती है। हवा के साथ एक घर में फूलों का पौधा लगा हुआ है तो हवा के साथ पड़ोस के या किसी दूसरे घर तक ही पहुंच सकती है, उसके अलावा बहुत दूर तक नहीं। लिखा है फूलों की महक बाहर और अंदर, इस घर से उस घर तक पहुंच सकती है। और जब फूल मुरझा जाते हैं तो महक भी नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है, कवि ये कहना चाह रहे हैं, अर्थात फूलों की जो महक होती है वो तो सीमित है, सीमित होती है। फूलों की जो महक है वह सीमित होती है। बिना मुरझाए महकने के माने, अब यहाँ बिना मुरझाए, जो महक मुरझाती नहीं है, अर्थात कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक की बात कर रहे हैं। कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक है वो कभी मुरझाती नहीं है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होती है। कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक
कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात वह असीमित होती है। जिसे फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार फूलों की महक होती है, उसी प्रकार कविता में भाव सौंदर्य रूपी महक होती है। कविता की उस भाव सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान सकते हैं। फूलों की महक बाहर और अंदर इस घर से उस घर तक पहुंच सकती है, और फूल मुरझाते हैं तो वह महक नष्ट भी हो जाती है, अर्थात फूलों की महक सीमित होती है। लेकिन कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक कभी भी नष्ट नहीं होती है, अर्थात वह असीमित होती है, जिसे फूल नहीं जान सकते हैं। यहाँ भी अगर प्रश्न पूछा जाए बिन मुरझाए महकने के माने पंक्ति का क्या आशय है, तो हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी कि जिस प्रकार फूलों की महक होती है, उसी प्रकार कविता में भाव सौंदर्य रूपी महक है। फूलों की महक बाहर और अंदर इस घर से उस घर तक पहुंच सकती है, कुछ समय बाद फूल मुरझा जाते हैं तो महक नष्ट हो जाती है, अर्थात फूलों की महक सीमित है, जबकि कविता में भाव सौंदर्य रूपी महक है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए वह असीमित होती है, और ऐसी भाव सौंदर्य रूपी महक को फूल नहीं जान पाते हैं। अब यहाँ तो तुलना की गई थी चिड़िया की उड़ान से कविता की कल्पना रूपी उड़ान की, और दोनों में असमानता थी, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की कल्पना रूपी उड़ान असीमित है। ठीक इसी प्रकार फूलों की महक सीमित थी जबकि कविता की भाव सौंदर्य रूपी महक असीमित थी, लेकिन यहाँ समानता बताई जा रही है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि कविता के बहाने इस कविता में किसके साथ कविता की समानता व्यक्त की गई है, तो बताएंगे बच्चों के खेल के साथ समानता बताई गई है। यहाँ तो असमानता है लेकिन यहाँ बिल्कुल समानता है। देखिए, जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, जिस प्रकार बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार कविता भी एक खेल है। और कविता कैसा खेल है? शब्दों का। जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है। पहले दो पदों में हमने देखा कि चिड़िया क्या जाने और फूल क्या जाने, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है कि बच्चा क्या जाने, बच्चा नहीं जान सकता है। यहाँ तो ये लिखा है कि बच्चा ही जाने, अर्थात समानता व्यक्त हो रही है। तो देखिए, जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, उसी प्रकार कविता एक शब्दों का खेल है। अब यहाँ बाहर और अंदर खेलने की जो बात हो रही है वो हो रही है बच्चों के लिए, कि जिस प्रकार बच्चे बाहर और अंदर खेलते रहते हैं, यह घर वह घर, इस घर में या फिर किसी दूसरे घर में भी बच्चे खेलते रहते हैं, और बच्चे ये जानते हैं कि सभी घर एक कर देने के माने एक समान हैं। बच्चे बाहर और अंदर इस घर में और उस घर में खेलते रहते हैं, और बच्चा ही ये जानता है कि सभी घर एक समान होते हैं। जैसे बच्चे के खेल में अपने और परायेपन का भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी अपने और परायेपन का भेद कभी नहीं होता है। यही संदेश इस पद में है कि जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है, बच्चे बाहर अंदर इस घर में उस घर में खेलते रहते हैं, और बच्चे जानते हैं कि सभी घर एक समान होते हैं। उनके खेल में या बच्चों के मन में अपने परायेपन का भेद नहीं होता है।
ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कविता एक शब्दों का खेल है और बच्चों के खेल के समान अपने और परायेपन का भेद कविता में भी नहीं होता है। थैंक यू।